हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए याचना मूथा बुरट। हम कर रहे थे जीएसटी का क्विक रिवीजन विद द समरी बुक। जिसके पास भी बेटा समरी बुक नहीं, पहले डाउनलोड कर लो वेबसाइट से www.icleague.com में डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल है समरी बुक, और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो बेटा, सो दैट फटाफट जैसे ही मैंने यहाँ वीडियोस डाले आपको फटाफट नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब अभी तक बेटा हमने कहां तक क्या कर लिया, हमने बुक 1 का रिवीजन कर लिया। जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं बता दूं ये जीएसटी का हमारा क्विक रिवीजन सीरीज चल रहा है, और यहाँ पे अभी तक के हम यहाँ पे मॉड्यूल 1 जो हमने पढ़ी थी क्लास में, उसका पूरा क्विकली रिवीजन कर चुके हैं। मॉड्यूल 2 में भी हमने अभी तक की रजिस्ट्रेशन कर लिया है। देन हमारा आईजीएसटी एक्ट का जो प्लेस ऑफ सप्लाई एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। टैक्स इनवॉइस कर लिया, और इस वीडियो में हम अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मॉड्यूल 2 का रिवीजन हमारा यहाँ पे अभी स्टार्ट है। ठीक है, चालू है हमारा मॉड्यूल 2 का रिवीजन। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगी मैं, बट वन ऑफ द वेरी इजी चैप्टर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स सिंपल सा चैप्टर है, एग्जाम में क्वेश्चन आए छोड़ना नहीं। वैसे भी हमने जिस हिसाब से पढ़ा, आपको पता है अपन ने क्लास में 90 आवर्स में कितने बढ़िया तरीके से बेटा, अब नाउ ओनली द कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन इज द की। कोई टेंशन की बात नहीं है, अपन ने यहाँ पे क्लास में 90 आवर्स में पूरा जीएसटी पढ़ा, प्लस कस्टम्स पढ़ा, प्लस एक एक क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करके देगा। हर चैप्टर के बाद हर कंसेप्ट पे अपन ने प्रॉब्लम लिया। आरटीपी के सारे प्रॉब्लम्स हो गए, अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के हो गए, अपन ने डेवलप्ड वाले क्वेश्चंस हो गए, एमसीक्यूज हो गए, यहाँ पे एमटीपी के हो गए, सारे अपन ने ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस अपन ने क्लास में डिस्कस किए। हर कंसेप्ट पे अपन ने एग्जांपल से पढ़ा है, हर कंसेप्ट को अपन ने यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड वे में पढ़ा है। अपने को एग्जाम में कैसे पेपर प्रेजेंटेशन करना है अपन ने सब कुछ देख लिया है। अब आपके टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आपको एग्जामिशन आना ही है। अपन ने बहुत बढ़िया तैयारी करी है क्लास में। ठीक है, अब इसके बाद हम 15 घंटे का रिवीजन कर रहे हैं। मैं आपको बच्चों सबको, जो हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को मैंने क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मैं सेंड करने वाली हूँ। ये एक क्वेश्चन पेपर जो है ये आपका टेस्ट पेपर है। आपको बैठ के पूरा प्रिपरेशन और यहाँ रिविजन होने के बाद में आपको एक क्वेश्चन पेपर लिख के देखना है। टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 3 घंटा एग्जाम एनवायरमेंट में बैठ के पेपर लिखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, तभी आपको समझ में आता है। यहाँ पे मैं अपने साइड से पूरे हमने यहाँ पे एफर्ट्स किए कि भाई हमने यहाँ पे 90 आवर्स में पूरा कोर्स कंप्लीट किया, 15 घंटे में हमने पूरा रिवीजन किया, यहाँ पे सेक्शंस हमने रिवाइज किए, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, हर पॉसिबल क्वेश्चन सॉल्व किया है। पेपर में हमको कैसे लिखना है वो स्ट्रैटेजी हमने डिसाइड कर ली कि हमको केस स्टडी के आंसर्स कैसे लिखने हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे ऑप्ट करने हैं। तो बेटा एमसीक्यू के हिसाब से हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर है, तो अब कोई चांस ही नहीं बनता कि आपको एग्जामिशन नहीं है। सिर्फ चांस कब बनता है, जब आपने कॉन्फिडेंस लूज किया, मोटिवेशन लूज किया। बेटा इतनी बढ़िया प्रिपरेशन है, अब अपने को कॉन्फिडेंस मोटिवेशन बिल्कुल लूज नहीं करना है, बिल्कुल लूज नहीं करना है। जिसने भी यहाँ पे हमने इतना बढ़िया पढ़ाई की है, बाकी जो स्टूडेंट जिन्होंने मुझसे नहीं की है क्लास, उन्होंने भी बेटा आपने पूरी पढ़ाई करी है, आपने क्वेश्चन बैंक पढ़ा है, यहाँ पे आप रिविजन कर रहे हो, आपको 100% सक्सेस मिलनी है, 100% मिलनी है। आपका अल्टीमेटली एग्जामिनर के पास क्या है, आपके पास एग्जाम के 3 घंटे और एग्जामिनर के पास वो पेपर, वही डिसाइड करता है आपको पास होना है कि नहीं। आपको वो 3 घंटे में अंडर कॉन्फिडेंट क्यों होना है, बिल्कुल भी अंडर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं बेटा। अभी ये लास्ट मंथ बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लो, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लो, सो दैट आप फटाफट सीए बन जाओ। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिगार्डिंग व्हाट, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स हम यहाँ डिस्कस करना शुरू करेंगे। इसके पहले बेटा क्विक रिवीजन हो जाए फटाफट, 2 मिनट में हम सेक्शंस रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या सेक्शंस पढ़े थे। सीजीएसटी एक्ट के बेटा कौन से सेक्शंस हमने डिस्कस किए थे, आपको लिखने हैं, एग्जाम में लिख के आने हैं। सेक्शन 7 सप्लाई, सेक्शन 8 कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई की टैक्सेबिलिटी हमने पढ़ी थी, सेक्शन 9 लेवी ऑफ सीजीएसटी, सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम, सेक्शन 11 पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन। बट सेक्शन 11 बेटा हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं। वो चैप्टर हमने क्लास में भी लास्ट में पढ़ा था, सो दैट वो याद रहता है। उसमें बहुत सारी चीजें मेमोरी बेस्ड है रादर देन नॉलेज या एप्लीकेशन। देन सेक्शन 12 बेटा यहाँ पे हमने देखा था टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। सेक्शन 14 चेंज इन रेट के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करना, सेक्शन 14 यहाँ हमें बताता है। सेक्शन 15 वैल्यूएशन का था, 15(1) वैल्यूज ट्रांजैक्शन वैल्यू था, 15(2) इंक्लूजन्स इन ट्रांजैक्शन वैल्यू था, 15(3) एक्सक्लूजन्स था, ऐसे ही था, बराबर है। सेक्शन 16 एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने पढ़ा था, ठीक है। देन सेक्शन 17 हमने पढ़ा अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड प्रोविजंस रिलेटिंग टू ब्लॉक क्रेडिट पढ़ा था।
किसमें पढ़ा था? 17(5) में पढ़ा था मैम, बिल्कुल। देन सेक्शन 18 क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस हमने देखा था, आप अवेल कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, वो सब हमने डिस्कस किया था। सेक्शन 19 जॉब वर्कर को इनपुट और कैपिटल गुड्स भेजा तो आईटीसी क्या प्रिंसिपल ले सकता है? यस, कहां लिखा है? सेक्शन 19 में। सेक्शन 20 हमने किस चीज से रिलेटेड पढ़ा था? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के प्रोविजन हमने वहां पढ़े थे। देन इसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्शन बेटा 20 तक याद कर लिया, उसके बाद 3 सेक्शन है रजिस्ट्रेशन चैप्टर के जो हमने इंपॉर्टेंट पढ़े थे। सेक्शन 22 किस चीज से रिलेटेड था? अगर आपको याद हो तो पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, लिमिट्स थी वहां पे, याद हो तो 20 लाख 10 लाख की, एक नोटिफिकेशन आया 40 लाख की लिमिट वाला भी। देन 23 पर्सन हु आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, हमने वो पढ़ा था। उसके बाद सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन बेटा ये पूरे सेक्शन एग्जाम में काम आने 100% सीजीएसटी एक्ट 2017 के ये सेक्शंस आपको याद रखने हैं, एग्जाम में आने ही आने, कोई चांस नहीं है कि एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। इसके बाद आईजीएसटी एक्ट के कुछ सेक्शंस पढ़े थे। कौन से सेक्शंस पढ़े थे? 10 to 14, यहाँ पे 10 to 13 तो बिल्कुल याद रखने हैं आपको। सेक्शन 10 प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई मैम किसका? बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स का, जब अदर देन इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड गुड्स। इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड गुड्स के केस में सेक्शन 11। सेक्शन 12 सर्विस के केस में मैम कब? जब रिसिपिएंट और सप्लायर, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, लोकेशन ऑफ सप्लायर बोथ आर इन इंडिया, तो सेक्शन 12 से प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस का निकलता है। देन कम्स सेक्शन 13 LOR LOS, एक इंडिया में एक इंडिया के बाहर में प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करोगे किससे? सेक्शन 13 से। देन सेक्शन 14 OIDAR सप्लायर, स्पेशल प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स बाय सप्लायर ऑफ OIDAR सर्विस और जीरो रेटेड सप्लाई, एक्सपोर्ट्स आर कंसिडर्ड एज जीरो रेटेड। सेक्शन 16 हमने ये पढ़ा। इतने सेक्शंस बेटा किसके? आईजीएसटी एक्ट 2017 के। गलती मत करके आना एग्जाम में, सीजीएसटी एक्ट मत लिख करके आना, फिर बोलते हो एग्जामिनर मार्क्स यहाँ पे कट कर सकते हैं। बिल्कुल बेटा सेक्शंस गलत नहीं कोड करने। यहाँ हम सेक्शन इतनी बार याद क्यों करें? देखो बेटा यहाँ पे 100-200 सेक्शंस याद करने होते तो मैं भी आपको नहीं बोलती। जब पता है कि ये 25-30 सेक्शंस है, इसी में से एग्जाम में आना है, तो क्यों नहीं याद करके जाना है? बिल्कुल याद करके जाना है आपको। और यहाँ पे जब पता है इतने ही सेक्शंस में से एग्जाम में आना है, आप लिखो, कितना बढ़िया इफेक्टिव प्रेजेंटेशन आता है यार आपका। मैं आपको 100-200 सेक्शंस याद करने तो बोल नहीं रही हूँ, तो इतने सेक्शंस आपको याद रखने और एग्जाम में लिख के आने, ठीक है। ये सेक्शंस का क्विक रिवीजन हो गया। अब चैप्टर स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स किसको? हु इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एट विच प्लेस? किसे रिक्वायर्ड है बुक्स रखने की और किस जगह पे? कौन भाई? सबसे पहले रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी कहां पे बेटा? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एट हिज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी। वेयर मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस, एक से ज्यादा है आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस, देन अकाउंट्स रिलेटिंग टू ईच प्लेस ऑफ बिजनेस शैल बी केप्ट एट सच प्लेस ऑफ बिजनेस। तो जहां पे आपके पास एक या एक से ज्यादा है तो उस केस में अकाउंट्स रिलेटिंग टू दैट आपको उसी जगह पे मेंटेन करने हैं, हर जगह पे इंडिविजुअली जगह पे मेंटेन करने हैं। इफ एनी डॉक्यूमेंट्स ऑफ बुक्स आर फाउंड एट एनी अदर प्रीमाइसेस दे शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी मेंटेन्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन। अब आपकी कोई बुक्स कहीं और मिल रही है तो इट विल बी प्रिज्यूम कि रजिस्टर्ड पर्सन नहीं वो मेंटेन के। ऑब्वियसली डिपार्टमेंट एविडेंस पे काम करेगा। यहाँ एविडेंस मिल रहा है, आपकी बुक्स मिल रही है, तो वो माना जाएगा कि वो रजिस्टर्ड पर्सन की ही बुक्स और डॉक्यूमेंट्स है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन बी मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन सच मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब, हमने पूरा पढ़ा था, ठीक है। तो आपके बुक्स क्या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अलाउड है? हाँ बिल्कुल अलाउड है। जरूरी नहीं कि प्रिंटेड फॉर्म में रखना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आप रख सकते हो। Types of accounts and records. Every registered person shall maintain the following books of accounts. काय के? प्रोडक्शन के, मैन्युफैक्चर के, गुड्स के। गुड्स का जो भी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसके आपको अकाउंट्स रखने। इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो मेरा सप्लाई आ रहा है इनवर्ड, जो मेरा आउटवर्ड है वो उसका। देन स्टॉक, कितना स्टॉक मेरे पास रखा है उसका। आईटीसी अवेल्ड, मैंने जो इनपुट्स यहाँ पे, यहाँ जो भी मेरे पास इनवर्ड आया उसमें मैंने क्या आईटीसी लिया, क्या आईटीसी लिया, आपको आईटीसी अवेल। आउटपुट टैक्स पेएबल एंड पेड, और आउटपुट पे आपने कितना टैक्स पेएबल है, कितना आपने टैक्स पे किया है, इन सभी चीजों के यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन को अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। प्लस इसके अलावा जो भी अदर प्रिस्क्राइब्ड है, प्रिस्क्राइब मतलब क्या होता है? प्रिस्क्राइब बाय रूल्स। रूल्स में गवर्नमेंट यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर देती है कि कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। जो भी प्रोडक्शन हो गया, मैन्युफैक्चर हो गया, इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, उस पे जो आईटीसी लिया, जो आउटपुट पे किया, देन जो स्टॉक ऑफ गुड्स है उसका,
ये सारे रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने हैं। प्लस रूल्स में क्या लिखा हुआ है, रूल्स में लिखा हुआ है कि भाई अगर गुड्स और सर्विसेज आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसके भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करो। एंड सप्लाई अट्रैक्टिंग पेमेंट ऑन आरसीएम बेसिस अलोंग विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, क्रेडिट डेबिट नोट, रिसीट वाउचर। तो जो भी आरसीएम के बेसिस पे आपका यहाँ पे पेमेंट है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करने हैं, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, क्रेडिट डेबिट नोट, रिसीट वाउचर। सेपरेट अकाउंट ऑफ एडवांस रिसीव पेड एंड एडजस्टमेंट मेड देयर ऑन। तो और एडवांस रिसीट पेड के आपको क्या सेपरेट अकाउंट मेंटेन करने रहेंगे। तो बेटा ये सारे रिकॉर्ड किसको मेंटेन करने, रजिस्टर्ड पर्सन को मेंटेन करने, रजिस्टर्ड पर्सन को मेंटेन करने। अब कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं। ये जो अभी तक के हमने पढ़ा ये सारे रिकॉर्ड सभी लोगों को, सभी रजिस्टर्ड पर्सन को मेंटेन करने। कुछ स्पेसिफिक अलग अलग लोग हैं उनके लिए स्पेसिफिक रिकॉर्ड दिए हुए हैं, जैसे कि एजेंट के केस में एजेंट को क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने, एजेंट को क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने, ये बात हुई। तो यहां पे पर्टिकुलर्स of authorization received by him from each principal to receive or supply such goods on behalf of such principal separately। तो जो भी authorization उसको मिलता है किससे, प्रिंसिपल से, कि भाई क्या गुड्स रिसीव कर सकता है, क्या यहाँ पे सप्लाई कर सकता है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे आपको क्या उसको ऑथराइजेशन, जो प्रिंसिपल ने ऑथराइजेशन दिया उसका उसको मेंटेन करना है। देन particulars including description, value, quantity of goods or service received on behalf of every principal। तो यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी है, जो भी गुड्स उसको रिसीव हुए हैं, जो भी गुड्स या सर्विसेज रिसीव हुई है उसको प्रिंसिपल के बिहाफ में उसका डिस्क्रिप्शन, वैल्यू या क्वांटिटी। पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बिहाफ में बेटा, प्रिंसिपल के बिहाफ में यहाँ पे जो भी गुड्स उसने सप्लाई किया उसका डिस्क्रिप्शन, वैल्यू और क्वांटिटी भी उसे बिल्कुल मेंटेन करना है। देन डिटेल्स ऑफ अकाउंट फर्निश टू प्रिंसिपल, एवरी प्रिंसिपल, हर एक प्रिंसिपल को, जो हो सकता है वो एजेंट हो 2-3 प्रिंसिपल का, तो सबके लिए जो भी उसने अकाउंट्स फर्निश किए हैं वो भी उसको मेंटेन करना है। टैक्स पेड ऑन रिसीट और ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इफेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल। तो यहाँ पे जो भी उसने टैक्स पे किया है, जो भी टैक्स पे किया है उसका भी, तो ये सारे रिकॉर्ड्स की भी उससे जो भी ऑथराइजेशन हुआ, फिर उसके लिए जो भी उसने गुड्स रिसीव किए या सप्लाई किए उसका बेटा उसका डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी और वैल्यू, फिर उसके बाद जो भी अकाउंट्स उसने फर्निश किए या जो भी टैक्स पे किए रिसीट्स पे, वो सारे आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, वो सारे रिकॉर्ड्स एजेंट को मेंटेन करना है, एजेंट को मेंटेन करना है। मैन्युफैक्चरर को क्या मेंटेन करना है, मंथली प्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स showing quantitative details of raw material or services used in manufacture and quantitative details of goods so manufactured including the waste and byproducts thereof। तो मंथली प्रोडक्शन, क्वांटिटेटिव डिटेल्स किसका, रॉ मटेरियल का और सर्विसेज का, रॉ मटेरियल का और सर्विसेज का क्वांटिटेटिव डिटेल्स मेंटेन करना है उसको। रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय सप्लायर ऑफ सर्विस, सर्विस सेक्टर वालों के लिए क्या एडिशनल रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं, अकाउंट शोइंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ गुड्स यूज इन प्रोविजन ऑफ सर्विस, सर्विस के लिए, ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मैंने क्या गुड्स यूज किए, क्या गुड्स मैंने यूज किए, डिटेल्स ऑफ इनपुट सर्विस यूटिलाइज एंड द सर्विस सप्लायर। तो जो भी गुड्स मैंने यूज किए सर्विस सप्लाई करने के लिए, उसके अलावा मैंने जो इनपुट सर्विस रिसीव करी, फिर जो मैंने आउटपुट सर्विस दी, इन सभी के डिटेल्स मुझे मेंटेन करने। देन रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाला है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का वर्क कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, उस वर्क कॉन्ट्रैक्टर को क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने। सो द नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन ऑन हुज बिहाफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड, जिसके बिहाफ में आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। देन डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी। नाउ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ठीक है हमने पढ़ा, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी यूटिलाइज इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव, हर एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे आपको कितना वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाइज आपको क्या पेमेंट मिला, जो भी सप्लायर है जिनसे आपने गुड सर्विसेज रिसीव की उनका डेटा, ठीक है। तो ये सारा आपको नेम, एड्रेस ऑफ पर्सन जिसके भी हाफ में आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसका पूरा डेटा आपको चाहिए। सेकेंड, वो सारा डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी गुड्स या सर्विस का जो आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिसीव करी है, फिर जो आपने यूज करी है, फिर जो भी आपने पेमेंट रिसीव किया है, और जो सप्लायर जिनके लिए, फ्रॉम होम, जिसके पास, जिसके लिए आपने यहाँ पे गुड्स या सर्विसेज रिसीव करी है, जिनसे रिसीव करी है, ये सारा डेटा आपको वर्क कॉन्ट्रैक्टर को मेंटेन करना है। नेक्स्ट, रिकॉर्ड्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बाय सप्लायर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम, नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन, किसे नहीं मेंटेन करना है, क्या रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन करना है, किसको, कंपोजिशन लेवी वालों को, कंपोजिशन लेवी वालों को, ना तो स्टॉक ऑफ गुड्स की मेंटेन करने, ना डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड मेंटेन करने, ना डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड मेंटेन करने उन्हें। नेक्स्ट, फेलियर टू मेंटेन अकाउंट, जब आपने क्या नहीं किए, अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया, सो अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन फेल हो जाता है टू अकाउंट फॉर गुड्स और सर्विसेज, तो ऑफिसर क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा भाई
कितना टैक्स उसको पे करना है गुड सर्विसेज पे जो उसने नहीं अकाउंट फॉर किया है, उसका टैक्स डिटरमाइन करेगा। और जो प्रोविजन है सेक्शन 73, 74 के, टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड और ऑनेस्टली रिफंडेड, यहाँ पे जो भी है नॉर्मल वाले केस में भी या फ्रॉड वाले केस में जो भी अप्लाई होता है एज द केस में भी, शैल मुटेटिस मुटेंडिस अप्लाई फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सच टैक्स। तो इन केस अगर आपने यहाँ रजिस्टर्ड पर्सन फेल हो जाता है टू अकाउंट फॉर गुड सर्विसेज, ऑफिसर डिटरमाइन करेगा टैक्स पेएबल, और यहाँ पे सेक्शन 73 और 74 के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट, कितने दिन अकाउंट्स रखना है, कितने दिन अकाउंट्स रखना है आपको। सो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल मेंटेन अकाउंट्स फॉर 72 मंथ्स, दैट इज 6 years। 72 मंथ्स कब से? फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न। सो 23-24 की एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट कहां पे आती है? 31st of December 24, 31st of December 24, यहां से 6 years, मतलब 31st of December 2030 तक मेंटेन करना है उन्हें अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स। किससे रिगार्डिंग? 23-24 के अकाउंट्स रिकॉर्ड्स कब तक मेंटेन करके रखने हैं आपको? 31st December 2030 तक। सो 72 मंथ्स, दैट इज 6 years। कब से? फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न से। फॉर द ईयर पर्टेनिंग टू सच अकाउंट्स रिकॉर्ड्स, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज पार्टी टू एन अपील, बट अगर आपका यहाँ पे क्या होता है, अपील में जाते हो, शैल मेंटेन अकाउंट्स फॉर 1 year आफ्टर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ सच अपील और रिविजन और proceedings or investigation और 72 months from the due of furnishing annual return whichever is later। तो यहाँ पे 1 साल का टाइम आपको और ज्यादा मिल जाता है। अगर अपील में जाते हो तो क्या, अपील के डिस्पोज होने के बाद 1 साल या फिर 72 months, whichever is later। So normally what is period of retention of account? 72 months। 72 months कब से? that is 6 years। कब से? from the due date of furnishing annual return। बट अगर आप अपील में जाते हो तो अपील डिस्पोज ऑफ होने के बाद 1 साल या 72 months from the due date of furnishing annual return, whichever is earlier। ठीक है। सो ये प्रोविजंस हमने देखे बेटा बेसिक्स। इसका आगे का जो डिस्कशन है ई वे बिल का है, उसका सेपरेट लेक्चर है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड स्ट्रिक्टली फॉलो द प्लेलिस्ट बेटा, उसमें डाले हुए हैं रिविजन वीडियोस। ठीक है। सो विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।